अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदी दोस्तों। आज के हमारे शो एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ में आपका स्वागत है। और हमारे शो के स्पॉन्सर है सिल्वर लाइट कंस्ट्रक्शन और अनेक फाउंडेशन। एक नहीं अनेक होम। दोस्तों, आज हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान कल्याण लोकसभा के उम्मीदवार नफीस अंसारी साहब। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। कैसे हो? बस ठीक हूँ। आप लोगों की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। नफीस भाई मुमरा शहर से है। सर, मैंने सोचा कि सर को एक बार चाय पर चर्चा में बुलाना चाहिए और 20 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, तो हम बात करें कल्याण लोकसभा के बारे में और मुमरा शहर में किस मुद्दों पर ये काम करते थे और कल्याण लोकसभा इतना बड़ा क्षेत्र है उसमें इनको क्या लगा कि उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेने की उन्होंने सोची है और उनके सामने बड़े बड़े दिग्गज है। तो सर, ये आपके सामने कल्याण लोकसभा में बड़े बड़े उम्मीदवार हैं यहाँ पर, क्योंकि सिटिंग यहाँ के जो एमपी थे श्रीकांत शिंदे और अभी वैशाली दरेकर, बड़े बड़े लोग हैं, उनके सामने आपका मुकाबला होने वाला है। क्या लगता है इस मुकाबला कैसा होगा? मुकाबला बिल्कुल सिंपल है। मुझे तो आप मेरी नजरों से, अगर आप मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से देखोगे तो बिल्कुल क्लियर रास्ता दिखाई दे रहा है मुझे। क्योंकि टोटल 24 कल्याण लोकसभा क्षेत्र जो है हमारा, ये 6 विधानसभा क्षेत्र मिलाकर बनाया गया है और लगभग 20 लाख के करीब वोटर्स है इसमें। अच्छा, पूरे जिसमें से 17% वोटर जो है वो मुस्लिम्स है। मतलब ये समझ लीजिए कि 6 लाख के करीब जो है मुस्लिम वोटर्स है। और मेरे ख्याल से आज तक आपने देखा होगा कि 4 से 5 लाख वोटों के अंदर जो है निर्णय हो जाता है, जीत और हार का फैसला हो जाता है। तो अगर मुसलमानों ने 30% वोट गिरते, 35% वोट गिरते, लेकिन अगर मुसलमानों ने जिस तरह से जो आज उनकी सोच बनी हुई है कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना है, अगर उसको ध्यान में रखते हुए वाकई में वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया और एक तरफा मुझे वोट किया, तो इंशाल्लाह मुझे तो मेरी जीत दिखाई दे रही है। जी, जैसे कि हर एक उम्मीदवार की उम्मीद होती है कि मैं जीतने के बाद मैं ये करूंगा वो करूंगा। आपको क्या लगा कि इस कल्याण लोकसभा में ऐसे कौन से काम है जिन मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन लड़ रहे हो, वो क्या काम है? कल्याण लोकसभा के मुद्दे तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि जैसे देश आज बेरोजगारी से परेशान है, भुखमरी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, और अब आइए आप कल्याण लोकसभा में हमारे यहाँ पर आप देखते हो कि खासकर मुमरा कलवा विधानसभा क्षेत्र जो है, इसके अंदर ये जो तोरण को हमारे ऊपर जो हावी कर दिया गया है, तो लोग इससे काफी डिस्टर्ब है। मतलब बिल इतना आ रहा है कि लोग उससे बिल्कुल डिस्टर्ब है। साथों साथ ये मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, अगर लोगों ने मुझे मौका दिया तो, कि भाई मैं कम से कम 300 यूनिट बिजली फ्री करूं। अच्छा, जी हाँ, ये मेरी सोच है कि मैं 300 यूनिट जो है हमारी आवाम के लिए फ्री करूंगा। और मैं तो ये कहता हूं कि जो पहले के यहाँ के आमदार और खासदार जो अभी है, उनको ये इस बारे में सोचना चाहिए था। और सिर्फ मुमरा कोसा नहीं, मुमरा कलवा नहीं, बल्कि पूरे थाना, पूरे महाराष्ट्र में जो है कम से कम 300 यूनिट बिजली फ्री करना चाहिए था। मेरा दूसरा मुद्दा है, मैं आम आदमी हूं। देखिए, मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूं, तो मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं कि एक आम आदमी का दुख क्या होता है। आप देख रहे होगे कि अनधिकृत बांधकाम। एक मैं आपको रोकता हूँ, मैं नफीस भाई का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया। ये मुमरा शहर में रिक्शा चलाते, ऑटो रिक्शा चलाते और एमपी इलेक्शन लड़, बहुत बड़ी बात है। जी हाँ जी, कैसा है कि बिल्डिंग जो है अक्सर धोखादायक डिक्लेयर कर दी जाती है बिल्डिंग है, और उसके बाद क्या होता है, जो टेनेंट होते हैं बेचारे वो परेशान हो जाते हैं। अब लाख 1.5 लाख रुपया सडनली लाना, या तो घर खाली करके रोड पे आ जाना, मुद्दा ये आ जाता है। आज तक इसके बारे में ना किसी विधायक ने हमारे यहाँ पर सोचा, ना किसी एमपी ने इस बारे में सोचा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको मुझे जहां तक याद आ रहा है कि आज से 18-20 साल पहले जब गणेश नायक साहब जो है पालक मंत्री थे, तो मुमरा का एक डेलीगेशन गया था। मेरे दोस्त थे काफी उसमें और मेरे पहचान के लोग थे। वो डेलीगेशन की शक्ल में कहते हैं, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि महाडा को मुमरा में लाया जाए। अच्छा, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को जो है मुबारकबाद भी दूंगा कि उनकी वो मेहनत रंग लाई, महाडा मुमरा में आ चुका है। अब आप मैं थोड़ा सा मिसाल दूंगा कि बंबई एरिया में आपने देखा होगा कि महाडा का जो है ना एक रिपेयरिंग डिपार्टमेंट है। तो वो जो महाडा का जो रिपेयरिंग डिपार्टमेंट है, मैं ये कोशिश करूंगा कि वो थाना में भी लाया जाए। क्योंकि उसका जो काम होता है, वो आपको बता दूं कि जो भी बिल्डिंग धोखादायक डिक्लेयर की जाती है या फुल डेमोलिश करके उसको वापस से बनाना होता है, वो महाडा का रिपेयरिंग डिपार्टमेंट जो है वो काम करता है।
और जो टेनेंट होते हैं उनसे बन जाने के बाद जब वो रहने आ जाते हैं तो उनसे जो है मंथली चार्ज किया जाता था उस वक्त 100 रुपया, और मेरे ख्याल से अब जो है 250 रुपया मंथली उनको चार्ज किया जाता है। अब सोचिए कि वो टेनेंट कितने खुश होंगे, जो बेचारे लाख 1.5 लाख का सडनली बर्डन आ जाना और उसके बजाय 200-250 रुपया पर मंथ इंस्टॉलमेंट पे देना, कितना उनके लिए सहूलत हो जाएगी। ये मेरे मुद्दे हैं। इंशाल्लाह इस तरह की सहूलतें जो है मैं लोगों को दूंगा। और कोई खास मुद्दा? और कोई खास मुद्दा तो ऐसा है कि मुमरा शहर हमारा शहर ऐसा है ना कि मुद्दों से भरा हुआ है। अब आपको बता दूं, आपने टोरेंट ही बताया और बहुत जी 15 साल यहाँ पर जो विधायक है, जो हमारे यहाँ पर 10 साल से एमपी है, मैं दोनों की बात करूंगा क्योंकि देखिए मैं मानता हूं कि लोग अगर चुनकर दे रहे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को सहूलतें दें। बिल्कुल। आज मुमरा शहर में एक भी लीगल मार्केट नहीं है, एक बस डिपो नहीं है। ताज्जुब की बात है कि एक बस डिपो नहीं है। मतलब ये नहीं है, मतलब ये भूल गए देना, मतलब क्या है? ये तो जरूरत की चीज है ना। मुमरा शहर मतलब 15 लाख की आबादी, यहाँ पर ये सब चीजें तो होनी चाहिए। करना नहीं है, सहूलत नहीं देना है, सिर्फ वोट लेना है। हम मुसलमानों के जो है ना, इनको सिर्फ वोट चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए भाई। अच्छा, सिर्फ वोट चाहिए? सिर्फ वोट चाहिए। आज तक हमारे साथ यही होता आया है, एक डराता है और दूसरा उसका डर रहा के हमसे वोट मांगता है। अच्छा, आज तक का आपने नोट किया होगा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोकना, कि भाई हमको यही हमेशा हर इलेक्शन में जो यही होता है। और खास करके मैं आपको बता दूं कि हमारे जो उलमा, उनका एहतराम लाजिम है बेशक, लेकिन एक सवाल मेरे दिल में उनके बारे में भी है कि उलमा सिर्फ इलेक्शन के वक्त क्यों बाहर आते हैं। सिर्फ इलेक्शन के वक्त मैं देखता हूं कि उलमा जो बाहर आते हैं, वो आना उनका ठीक है, बहुत बेहतर है, वो हमको गाइड करने के लिए मैदान में आते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है कि उन उलमाओं को जो है 5 साल भी जो है ना, जो मौजूदा सरकार है उस पर ध्यान देना चाहिए, मौजूदा आमदार पे ध्यान देना चाहिए, मौजूदा एमपी पे ध्यान देना चाहिए कि भाई हमारी कौम का ये मसला है। अब मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लीगल मार्केट हमारे पास नहीं है, बेसिक सहूलत है, ठीक है। एक बस डेपो हमारे यहाँ पर नहीं है, एक खेल का मैदान नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा, एक गार्डन नहीं है। तो उलमाओं को इसमें एक टीम बना के, एक डेलीगेशन बना के एमपी एमएलए इनके पास जाना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि भाई हमारे लोगों ने आपको चुन के दिया, हमारे शहर के लिए चाहिए, हमको मांगना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मांगे बिना तो देखो बच्चे को दूध नहीं मिलता है। बिल्कुल, बच्चा रोता है तो उसको दूध देती है माँ। अभी आप हमारे पास आने से पहला तो आपको फोन किया था मैंने इनको, तो उन्होंने कहा मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ। उमरा शहर की बहुत बड़ी समस्या ट्रैफिक। बिल्कुल, मैं अभी आपके पास आने में 5 मिनट लेट हो गया, 5-10 मिनट। वजह वही है कि काफी ट्रैफिक था, काफी ट्रैफिक का क्या मतलब, ट्रैफिक क्यों हो रही है मुमरा शहर में? ट्रैफिक का जो है ना, खास वजह क्या होगी? आसान सा मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं एक पेशे से रिक्शा ड्राइवर भी हूँ, मेरे आमदनी का जरिया वही है। मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि हमारे यहाँ पे जो है ना रोड, एक तो हॉकर्स जोन ना होने की वजह से बेचारे हॉकर्स को जो है रास्ते पर आना पड़ता है, फुटपाथ पे धंधे लगाने पड़ते हैं। दूसरा है कि पार्किंग जोन, नो पार्किंग जोन हमारे यहाँ पे कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया गया है, ठीक है। टोइंग हो रही है, जैमर लगाए जा रहे हैं, पैसे वसूले जा रहे हैं, लेकिन जोन कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया गया है कि पार्किंग कहाँ करना और कहाँ नहीं करना। आपने सोचा है कि मतलब? हाँ बिल्कुल सोचा है, हॉकर जोन बिल्कुल सोचा है। और साथ साथ आपको बता दूं, तीसरा इशू क्या है कि हमारे पूरे मुमरा में एक भी ट्रैफिक सिग्नल आप बता दो थे मुमरा में, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पा रहे। फॉलो करवाने के लिए क्या होता है, डिपार्टमेंट को कड़क कार्रवाई करनी पड़ती है भाई। आज तो आपके पास दुनिया भर की सहूलत है, आप सिग्नल्स के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगा दो, कार्रवाई करो ना। 1 मरतबा फाइन भरेगा आदमी, 2 मरतबा फाइन, तीसरी मरतबा आदमी खुद ब खुद ट्रैक पे आ जाएगा। नफीस भाई, जैसे कि आपने फॉर्म जब भरा तो उसके बीच में बहुत सा घमासान हुआ, पता है सबको, पता है पूरे मुमरा को पता है। थोड़ी सी जानना चाहेंगे क्या था वो सब? आपको पार्टी से भी आपका एक लेटर देके इशू करके निकाला गया, क्या बताएंगे? जी कैसा है कि मेरा उस टाइम आपसे कोशिश, जी आपने संपर्क किया था, मुझे पता है आपने भी संपर्क किया था, कई पत्रकारों ने मुझसे संपर्क किया था, लेकिन वो समय कैसा था कि उस समय मेरा किसी भी पत्रकार को कोई भी इंटरव्यू देना बेहतर नहीं लगा मुझे, क्योंकि फॉर्म वापस लेने की जो आखिरी तारीख थी वो 6 थी। उस दरमियान अगर पार्टी के वरिष्ठ मुझसे कुछ संपर्क करते, मुझे कुछ समझाते, तो हो सकता है कि मुझे डिसीजन चेंज करना पड़ सकता। तो आपने एमआईएम पार्टी में थे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने आजाद उम्मीदवार, एक बहुत बड़ा डिसीजन, तो आपने पार्टी से लिया नहीं? नहीं, पार्टी से नहीं लिया, क्योंकि हमारे पार्टी के वरिष्ठ सारे अपने अपने इलेक्शन में, जैसा कि आप जानते हो, बिजी थे। हाँ। और उसके अलावा यह है कि मैं पार्टी के हर वरिष्ठ पर, हर पार्टी की हर एक्टिविटी पर मैं नजर जमाए बैठा था, और मैं देखना चाहता था कि असद साहब ने इंडिया अलायंस के लिए
पूरा भारत देश का पूरा ग्राउंड ओपन छोड़ दिया है कि आप लोग लड़ लो, हम गिनती की 3 से 4 सीट लड़ाते हैं, बाकी जगह पे आप लड़ लो, मैं लड़ूंगा तो आप कहोगे कि मैं वोट काटता हूं, ठीक है। लेकिन वही इंडिया अलायंस जिसके लिए असद साहब ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, वो इंडिया अलायंस ने देखा, मैंने देखा कि उसने क्या किया, जनाब इम्तियाज जलील के सामने कैंडिडेट उतार दिया, यहां तक कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने मैं आपको बताऊं कि 3 उम्मीदवार जो अदर्स है, जैसे असद साहब है, उसके बाद एक लेडी है वो भी नॉन मुस्लिम, दूसरा जो एक जेंट्स कैंडिडेट है वो भी नॉन मुस्लिम है, लेकिन कांग्रेस ने वहां पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारा उनके सामने। अब बताओ कि मुसलमान एमपी जो पिछली 4 मरतबा से वहां पर जीत के आए, उनके सामने मुसलमान उम्मीदवार खड़ा करने का मतलब क्या है? वोट कटवा कौन है? क्या कांग्रेस सीरियस नजर आ रही है सरकार को बदलने के लिए? अगर उनको मोदी सरकार को बदलना था तो उनको जो है कम से कम ये 2-3 सीटें जो है छोड़ देना चाहिए। आरोप लगता है एमआईएम पे कि एमआईएम बी पार्टी बी टीम है। बी पार्टी सी पार्टी का मामला कैसा है कि देखिए इब्राहिम भाई, हर पार्टी जो है वो अगर इलेक्शन, आप बोलोगे कि इलेक्शन ना लड़े तो वो बढ़ेगी नहीं, और आज तक के यही होता आया है। मुस्लिम पार्टीज जितनी भी बनी ना, वो मुस्लिम लीग ले लो, वो समाजवादी ले लो या एमआईएम ले लो, आज तक आप यही देखोगे कि जैसे ही मुस्लिम पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, उम्मीदवार खड़ा करती है, तो कहा जाता है ये वोट कटवा है, ये फलाने की बी टीम है। इस तरह कर करके जो है पार्टियों को खत्म कर दिया जाता है। अभी आप एमआईएम में हो नहीं हो? फिल वक्त तो मुझे हमारे यहाँ के जो सैफ पठान अध्यक्ष थे उन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आपने उनको पूछा नहीं कि मतलब नहीं, कैसा है कि ठीक है, आपने उनको नहीं पूछा था कि मैं लड़ने वाला हूँ? उतना समय ही नहीं थे ना इब्राहिम भाई, मतलब ये क्योंकि कैसा हो गया कि मैंने छोटा फैसला तो नहीं ना नहीं, मैंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे देखा, क्योंकि जब जैसे ही कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा किया, असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किया, वहां मेरा जो है दिमाग खनका कि भाई ये क्या कर रहे हैं ये लोग तो हमारी आवाज सदन में गूंजती है, ये 2 लोग हैं, इम्तियाज जलील साहब और असदुद्दीन साहब, और इनको ही जो ग्राउंड से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सदन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो उनके सामने मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करना मतलब यही हो गया ना कि आप जो है उनको सदन से बाहर रखना चाहते हो। ठीक है, वो तो एक ग्रुप बड़ा हुआ, मतलब वो नेशनल लेवल की बात है। मैं मुमरा की बात कर रहा हूँ। आपने जब पर्चा भरा, फॉर्म भरा, तो आपने सैफ पठान को क्यों नहीं बोला? नहीं, सैफ पठान से मेरा बाहर कैसा होता है में थे, आप एक फोन करते थे। जी मैं बताता हूँ कि ऐसा है ना कि एक घर में 2 सगे भाई जो होते हैं ना, उनकी सोच भी आपस में नहीं मिलती है। तो ये तो पार्टी है, मुझे पता चल चुका था। हाँ, मुझे पता चल गया था कि सैफ पठान साहब की सोच क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। तो मैंने उनको ना बताते हुए सडनली ये डिसीजन लिया, और मैंने जब ये सारी एक्टिविटीज पे मेरी नजर थी, जैसे ही असद साहब के सामने उन्होंने उम्मीदवार उतारा, मेरे समझ में आ गया कि कांग्रेस क्या करने जा रही है। मैंने फौरन जो है तुरंत अपना फॉर्म भरना शुरू कर दिया, और ले जाके मैं, यकीन मानिए, 3 तारीख को 2:45 पर मैंने फॉर्म जमा किया है, एकदम लास्ट मोमेंट पे। और 6 तारीख तक मैंने, आप लोगों का कॉल आया लेकिन आपसे संपर्क नहीं किया। मैंने आपको क्या कहा, 3 तारीख को आपने जमा की, उसके और भी प्रोसेस आप तो लगे पड़े होंगे ना? जी बिल्कुल तैयारी में थे ना? उसके 2 दिन पहले जो है ना, नहीं, उसके 2 दिन पहले मैंने जाकर, जब मुझे पता समझ में आ गया कि भाई क्या हो रहा है, तो मैंने जाके एफिडेविट वगैरह जो बनाना था वो बनाया। ज्यादा उसमें वो नहीं रहता है, एक एफिडेविट वगैरह बनाना होता है और एक फॉर्म फिलअप करना होता है, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। रात में 5 साढ़े 5 बजे तक जाके मैंने अपना फॉर्म तैयार किया। तो ठीक है, तो मुमरा की बात, कल्याण लोकसभा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। आपने मुमरा के अलावा बाहर के क्या काम आपने देखा? आपने बाहर विजिट किया? हाँ जी बिल्कुल, मैं अभी आज भी जो आपके पास आ रहा हूँ, आने से पहले मेरे तक 6:30 बजे तक जो है मैं तकरीबन विट्ठलवाड़ी में था, उल्लासनगर गया। कैंपेनिंग चल रही? हाँ बिल्कुल, कल्याण ईस्ट में गया, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एमपी लड़ा है, इससे पहले भी मैंने आजाद उम्मीदवार से एमपी लड़ा था, तो वहां पे मेरे ताल्लुकात हैं, लोगों से मेरा संपर्क, आज मैं मिल के आ रहा हूँ, मैं कल भी जाकर मिल के आया। मैं कंटिन्यू संपर्क में हूँ वहां के लोगों से, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस बार पब्लिक कुछ ना कुछ अच्छा निर्णय लेगी। बातों में भूल गए कि इनकी निशानी क्या है, अपनी निशानी बताइए। देखिए कैसा है कि आज के दौर में पूरे भारत देश पे लोगों के आंखों के सामने और दिमाग में जो है ना अंधेरा छाया हुआ है। राजनीतिक लोगों ने इस तरह से मामला को कर दिया है कि हर आदमी कंफ्यूज है, हर आदमी परेशान है। ऐसे परेशानी के दौर में लोगों को सही राह दिखाने, इस अंधेरे में सही राह दिखाने के लिए जो है मैं टॉर्च निशानी लेकर आया हूँ। मेरी निशानी टॉर्च है। अच्छा, मतलब अंधेरा है, अंधेरे में लोगों को सही रास्ता दिखाऊंगा टॉर्च के जरिए। मुमरा की जनता को क्या बोलेंगे? मुमरा की नहीं, कल्याण लोकसभा की जनता को? मैं पूरी विधानसभा की जनता से यही अपील करूंगा, पूरे लोकसभा के क्षेत्र में जितने भी 6 विधानसभा आते हैं, सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए
6 लाख मुस्लिम वोटर्स है, अगर चाहे तो एक मौका मुझे दे सकते हैं। अच्छा 4 से 5 लाख में जो है जीत और हार का फैसला हो जाता है। अगर आप 100%, 90%, 99% वोटिंग भी करोगे तो इंशाल्लाह आपका ये भाई जीत जाएगा। एक मौका दो आपने कहा, लेकिन आपके सामने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं। कैसा होता है कि बड़े बड़े दिग्गज है, ये सोच के मैं इलेक्शन नहीं लड़ूं तो फिर वो भी तो सही नहीं है ना। क्योंकि कैसा है, आजाद देश है, आजाद। वोटर भी आजाद है। वोटर कब क्या डिसीजन ले ले कोई नहीं बोल सकता। बिल्कुल। आप देख सकते हो कि असलम अंसारी, एक नगर सेवक इलेक्शन, अपने मुमरा की बात क्या थे, कैसे लोगों ने उनको बड़े दिग्गज के सामने जिता के लाया था। पब्लिक चाहे तो पब्लिक चाहे तो कुछ भी कर सकती है। वोटर का अहम रोल है। वोटर डिसाइड करेगा कौन सही है कौन गलत है, किसको वोट डालना चाहिए किसको वोट नहीं डालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नफीस अंसारी साहब, जो कल्याण लोकसभा के उम्मीदवार है, जिनसे हमने बात करी और उन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम।